नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में बड़े सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने हरियाणा का कप्तान बदल दिया है। यानी हरियाणा की कमान अब मनोहर लाल से लेकर के नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शपथ ले ली है। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है और इसी के साथ ही 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा नहीं था। रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, ये सब वही चेहरे हैं जो पिछली सरकार यानी मनोहर सरकार में मंत्री हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सियासी सर्जरी से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। नई सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी घोषणा कर दी है। अब क्या ये परिवर्तन ओबीसी वोट बैंक साधने की कोशिश में किया गया? क्या ये परिवर्तन एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए किया गया, या फिर जिन भी खास कारणों के चलते बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है, क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन इससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिखाएंगे आपको खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, वो कौन है, क्या उनका सियासी सफर था, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं कौन है नायब सिंह सैनी। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान है और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये हैं, यानी हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये है। हरियाणा के मुख्यमंत्री अब ये बन चुके हैं, यानी मनोहर लाल के बाद से जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इस सत्ता परिवर्तन कहे या फिर जो बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके बाद से इन्हें ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये है, यानी हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले 3 महीनों से ये कार्यरत थे। वहीं ओबीसी नेता के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान है। ओबीसी नेता, एक बड़ा वोट बैंक जो है वहां पर हरियाणा में ओबीसी का, उसके नेता ये माने जाते हैं। एक अच्छी पहचान उसके तौर पर है और इनके सियासी शुरुआत कर यानी राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 2002 में इनका ये जो सियासी सफर है वो शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले 2002 की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी युवा मोर्चा का कामकाज इन्होंने देखा था, यानी वहीं से उनकी जो राजनीतिक शुरुआत थी, एक सफर था जो राजनीतिक का ऑफिशियली वो शुरू हुआ था। 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ये बने थे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनको 2009 में दी गई थी, जिसमें ये बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने थे। बात करें अगर 2014 की, तो यहां पर ये नारायणगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे। तो पहली बार जो ये विधायक बने थे वो 2014 में बने थे, यानी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी। 2016 में हरियाणा सरकार में इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय में खनन विभाग इनके पास था, तो 2016 में एक और बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई। इनके सियासी सफर में खनन मंत्रालय का जिम्मा इन्होंने उस समय में संभाला था। तो ये इनका पूरा राजनीतिक सफर है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 2019 की अगर बात करें तो 2019 से अब तक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, यानी लोकसभा सांसद ये कुरुक्षेत्र की सीट से हैं। तो ये इनका पूरा सियासी सफर है। 2002 से ऑफिशियली शुरुआत हुई थी और जिला अध्यक्ष की भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है इससे पहले। तो एक पूरा सफर इनका ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, जो अब जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये पूरा जो उलटफेर हुआ है इस 12-15 घंटे में, उसके बाद से एक नई तस्वीर जो निकल करके सामने आई है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री, यानी मनोहर लाल नहीं बल्कि अब नायब सिंह सैनी के हाथों में हरियाणा की कमान होगी। अब इसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये बड़ा उलटफेर क्यों हुआ। कई सारे लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जजपा को संगठन से बाहर करना था, यानी जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही थी उसमें से जेजेपी को बाहर करना था, क्योंकि जेजेपी लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही थी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, तो ये भी एक बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है इस गठबंधन की सरकार के टूटने का। और दूसरी बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि नायब सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके जरिए बीजेपी जो है वो ओबीसी वोट बैंक साधने का प्रयास करेगी, यानी आने वाले दोनों जो चुनाव है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, क्योंकि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर
विधानसभा के चुनाव भी होने थे, उन चुनावों में भी एक बड़ा वोट बैंक जो ओबीसी का है उसको साधने का प्रयास भी, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास यहां पर बीजेपी ने किया है, जिसके चलते यह बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला, जिसमें एक दिन में ही पूरी सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। अब जो है, क्योंकि नई सरकार में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है, उसके बाद से कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिख रहे हैं, उनको मिठाई खिलाते हुए उन्होंने कार्यभार संभाला है। यहां पर आज जब शपथ ग्रहण हुआ शाम 5 बजे तकरीबन की ये बात है, उस समय 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब इसमें बड़ी खबर यह है कि पांचों जो मंत्री थे वो इससे पहले जब मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार थी उस समय भी वो मंत्री थे, इसमें कोई नया चेहरा नहीं था। नया चेहरा अगर इस शपथ ग्रहण के दौरान था तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री यानी नायब सिंह सैनी का, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से है। तो ऐसे में ये सब जो चीजें एक दिन के अंतर्गत पूरा सियासी तस्वीर जो बदली है हरियाणा की, उसके तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज दिन भर में सियासत की सबसे बड़ी ये खबर थी, जिसमें नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। यानी एक तस्वीर जो है पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल का पूरा शपथ ग्रहण आज हुआ था उसमें 5 जो मंत्री थे वो वही थे जो पुरानी सरकार में यानी मनोहर लाल की सरकार में भी मंत्री थे। इनमें नाम आपको बता देते हैं, मूलचंद शर्मा इसमें शामिल थे, बनवारी लाल इसमें शामिल थे, कंवरपाल गुर्जर इन चेहरों में शामिल थे, साथ ही रणजीत चौटाला भी इसमें शामिल थे, जेपी दलाल इसमें शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रही है कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूट गया है उसमें से 4 ऐसे विधायक हैं जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। यानी कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राजभवन में तो वहां पर 4 वो विधायक भी पहुंचे थे जो जेजेपी के हैं। तो इससे बड़ी बात यह भी निकल करके सामने आती है कि जेजेपी में अपनी सरकार, अपने जो विधायक थे उनमें भी टूट एक तरीके से पड़ चुकी है। यानी 10 विधायक थे जेजेपी के, जिसमें से 4 टूट करके बीजेपी के पाले में आने की बात कही जा रही है। तो ये सारी सियासत की तस्वीर जो आज दिन भर में बदली है, उसके चलते इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बड़ी सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने हरियाणा की कमान अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सौंप दी है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शपथ ले ली है। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। वहीं इसी के साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा नहीं था। रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, ये सभी वही चेहरे हैं जो मनोहर सरकार में मंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से पार्टी में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, जिससे हरियाणा में सियासी समीकरण एकदम से बदल गए हैं, जिसके बाद से वहां मुकाबला जाट बनाम जाट हो गया है। गुजरात की तर्ज पर सजाई गई सियासी चौसर से भाजपा नेतृत्व को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर नजर आने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए इस सियासी कदम का पार्टी को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। ये कोई घटनाक्रम नहीं कह सकता इसको मैं। समय के आवश्यकता के हिसाब से चीजें प्लान की जाती हैं। जहां तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए,
राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर। और दरअसल हरियाणा में उठाए गए सियासी कदम की आहट राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हो रही थी और वहीं इस बड़ी सियासी उठापटक में जजपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ गई हैं। एक तरफ सत्ता जाने का दुख, दूसरी तरफ पार्टी में टूट, क्योंकि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जोगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली समेत 4 जेजेपी के विधायक भी पहुंचे थे और तीसरी तरफ चुनाव सिर पर है। ऐसे में कैसे अपने ही विधायकों को जेजेपी बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ इस उलटफेर को विपक्ष पूर्व निर्धारित बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाजपा जजपा में समझौता तोड़ने की अघोषित सहमति बन गई है। इस बार भाजपा के इशारे पर जजपा और इनेलो कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए फिर से जनता के बीच जाएंगे। गठबंधन टूटने की बात आ रही है। मैंने आज से 6 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि जब मुझे कोई जानकारी मिली थी कि भाजपा का कोई फैसला हुआ है, मैंने तभी से मैं सार्वजनिक मंचों से एक बात कहता था कि इनका बीजेपी और जेजेपी का अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया, कि ये केवल चुनाव तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। उसकी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो ये गठबंधन तोड़ के इनके अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे और एक ही लक्ष्य के साथ ये कैंडिडेट खड़े करे जाएंगे कि जो सत्ता विरोधी जो वोट है उसको किस तरीके से अलग अलग जो दलों के कैंडिडेट उतारे जाए। जैसे पिछली बार बीजेपी को जमुना पार का नारा जेजेपी ने दिया था और बाद में उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। इस रूप से किस तरीके से चक्रव्यूह रच के प्रदेश के में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाए। हालांकि हरियाणा मंत्रिमंडल में अभी किसी नए चेहरे को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में अगर जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या होगी रणनीति, ये तो देखने वाली बात होगी। या फिर जिन भी खास कारणों के चलते बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है, क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस इसे एक सोची समझी सियासी रणनीति बता रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि भाजपा और जजपा का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों दलों का वोट बैंक अलग है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले जजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा संभावना है कि जाट वोट में सेंध लगाएगी, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनु सूरज प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। इस 12-15 घंटे में जो पूरी तस्वीर, सियासी तस्वीर हरियाणा की बदल गई, पुरानी सरकार भी टूट गई, गठबंधन की जो थी जेजेपी अलग हो गई, उसके बाद से बैठक हो गई, बैठक के बाद से नया मुख्यमंत्री है वो भी चुन लिया गया, शपथ ग्रहण भी हो गया। इन सब के बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा उलटफेर क्यों? जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज डेवलपमेंट हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी को मतलब रिप्लेस किया गया है, तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भजनलाल जी छत्तीसगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या मध्य प्रदेश में जो बनाए गए यादव जी, तो ये तो एक प्रक्रिया है, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। लेकिन वो तो चुनाव के बाद है ना, वो तो जब नई सरकार बनती है तब है। यहाँ तो अब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 6 महीने बचे हैं। ऐसे में ये बड़ा कदम ये पूरी तरीके से अलग है। नहीं, कोई तो ऐसा ये परिवर्तन होते रहते हैं ना जी। मतलब हमारी पार्टी में मोदी जी ने
समर्थन हमेशा किए हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा रही उनकी, अभी गुजरात में उन्होंने पूरा कैबिनेट और मंत्रिमंडली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये कोई इसको इधर उधर लेने की कोई फायदा नहीं। मुख्य कारण क्या समझे इसका? नए चेहरों को जगह देना, मुख्य कारण क्या समझे इसका? नए चेहरों को मौका दिया जाएगा कि क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने? नए चेहरों को मौका देना ये मुख्य कारण इसका समझा जाए। लेकिन जेजेपी से गठबंधन टूटा, जेजेपी से गठबंधन जो तोड़ा गया है, पिछली बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका क्रम पूरा हो गया था, उसके बाद नायब सैनी जी को बनाया गया। अब पार्टी ने मतलब जो सोचा भी नायब सैनी जी के चेहरे के साथ मतलब मान लीजिए चुनाव में जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ये जो जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा है 2 सीटों को लेकर के जो बात नहीं बनने की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि 2 सीटों की बात जेजेपी कर रही थी और वो जब नहीं मिली, क्योंकि 400 पार का नारा भी लगातार जो है केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो 2 सीटों पर सहमति नहीं बनी उसके बाद से ये सब चीजें हो रही है। इन सब अटकलों पर क्या कहेंगे? यह सिर्फ ऐसा है जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। बिल्कुल ये हमारा जो गठबंधन बना था प्रिस्टिजियस गठबंधन था। ये सरकार को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए हमारी 40 सीटें आई थी, 7-8 हमारे निर्दलीय विधायक थे और 10 सीटें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं है कि हम मुद्दों के हिसाब से हमने मतलब इनको गठबंधन का साथ लिया था, ठीक है ना। अब हमारा ना तो कोई चुनाव का कोई ये था हमने चुनाव इनके साथ लड़ना, क्योंकि हमने कोई भी चुनाव इनके साथ नहीं लड़ा, ना हमने इनको सीट दी, चाहे वो बाई इलेक्शन आए, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव आए, चाहे वो पंचायत के चुनाव आए, हमने इनको कोई सीट दी नहीं। तो ये तो इशारा साफ साफ था, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक, एक सवाल और सर, एक सवाल और, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। आज शपथ ग्रहण जब हुआ तो अनिल विज साहब नहीं दिखे और बीच बैठक जब हो रही थी तो बैठक से उठ के वो गए थे, ऐसी जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। उसके बाद शपथ ग्रहण में भी वो नहीं दिखे। अब तमाम सारे कयास लोग लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनका मनचाहा विभाग नहीं दिया गया या फिर तमाम सारे अटकलें लग रही, तो इस पर क्या कहेंगे उनकी नाराजगी पर? मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में इस विषय को उठाया था, जो पत्रकारों ने पूछा था। फिर मैं उनको अनिल विज जी को 1990 से जानता हूँ, तो ऐसा छोटा मोटा हो जाता है। उनका नाम कैबिनेट में मिनिस्ट्री की लिस्ट में था, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो हो जाएगी 1-2 दिन में सॉर्ट आउट वो बात। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें छोटे मोटे को लंबी छोटी बात थोड़ी ना होती है। तो ये मंत्री पद को लेकर ही था अनिल विज जी, पार्टी के ऐसे जब वो मंत्री पद को लेकर ही थी ये चीजें। वो तो मुख्यमंत्री जी या जो कंसर्न है वो बात करेंगे तो सारी बातें हो जाएंगी, तो लंबी छोटी बात नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। ठीक, घर का मामला, ठीक। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी भी बनी हुई है, उसके बाद से मैं शालिनी जी आपके पास आऊंगी। लेकिन डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, ये जो पूरी तस्वीर आज बदली है, सियासी तस्वीर, 12-15 घंटे में देखा पूरा उलटफेर होते हुए नया मुख्यमंत्री भी बन गए और शपथ ग्रहण भी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष कैसे देखता है? क्योंकि देवेंद्र हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई मैं तो 3 महीने पहले ही बता चुका था कि ये सब होने वाला है और ये जो हो रहा है ये सब जजपा और बीजेपी की साठगांठ है। उन्होंने सीधे कहा है कि हमारा वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक, उस पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। ये टीना जी, मेरी आवाज आ रही है? टीना जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, चलिए टीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कोई तुक नहीं है क्या? सुभाष बराला जी जाट नहीं है क्या? जेपी दलाल जी जाट नहीं है क्या? रणजीत चौटाला जाट नहीं है? टीना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक है, लौटूंगी टीना जी आपके पास। हमारे साथ जो है डॉक्टर शालिनी यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बनी हुई है। राजवीर जी, आपके पास भी लौटूंगे, आपको दोबारा समय दिया जाएगा। शालिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आज जो पूरी तस्वीर बदलते हुए आपने भी देखी होगी, ये सब जो पूरा घटना चक्र है, ये चुनाव से पहले क्या संकेत देता है? क्या इसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही होगी? देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली ये है कि इसको हमको 2 फेजेस में समझना पड़ेगा। पहला ये है कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग खुश नहीं थे। कई मामलों में भाजपा विफल रही है, जिसमें से एक है महंगाई पे कंट्रोल करना, दूसरा है बेरोजगारी कम करना, और इनके जो अपने विद इन स्टेट मुद्दे, ये तो नेशनल मुद्दे भी हैं और जो स्टेट मुद्दे भी हैं, लेकिन इसके अलावा इनका किसानों से जो भिड़ंत रही है उसको लेके
तो हालात ऐसे बन रहे थे कि कांग्रेस स्ट्रांग विकेट पे आ रही है, लेकिन बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक ऑलरेडी प्ले हो चुका है जो कि राम मंदिर बनाना है। उसके बाद हवा एकदम शिफ्ट हुई है दोबारा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो बीजेपी अपना जो कोर प्लैंक है हिंदुत्व का, उसको नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसके एक डेडिकेटेड वोटर बेस है उसके लिए। तो एक तो राम मंदिर वाला इशू, और दूसरा अभी अभी आप देखेंगे सीएए, दोनों इन्होंने बहुत इलेक्शन के पास आके इम्प्लीमेंट किया है। और भाजपा 2014 से ही अगर आप देखें तो इलेक्शंस को लेके हमेशा से बहुत गंभीर रही है और बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चलती है। चाहे वो उनका कास्ट डायनामिक्स को अलग तरीके से प्लान करना है, जैसे दलित और ट्राइबल्स का वोट और फॉरवर्ड क्लासेस को मिला के ले जाना, ये उनका प्लान चल रहा है। लेकिन इस एक मूव से उन्होंने कई चीजें करने की कोशिश की है, जिसमें से पहला ये है कि इस पूरे दौरान में ये हो रहा था कि ओबीसी सेगमेंट जो है, ओबीसी सेगमेंट वाला जो वोटर है, उसको कहीं पे साधने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस। अगर आज भी आप देखें तो राहुल गांधी जी अपनी हर स्पीच में लगभग ओबीसी के बारे में बात करते हैं। भाजपा ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है। उनके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड कम्युनिटी से बना के, और इसके अलावा यहाँ पे भी अब हरियाणा में उन्होंने वही किया। और एक मूव जो उन्होंने किया है, जो कि जेजेपी अगर चला जाता है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाकी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे हैं, मेरा भी वही एनालिसिस है कि इनेलो के ब्रेकअप के बाद जो जाट वोट जो है, जो एक बहुत मेजर चंक है वोटर्स का, वो जिन्होंने जेजेपी को जो वोट दिया था वो जेजेपी से भी निराश हो रहा था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो एक किसान लीडर की फैमिली से भी आते हैं और उस पार्टी से भी आते हैं, जब किसानों ने देखा कि जब उनके ऊपर सरकार ने डंडे बरसाए, और दुष्यंत चौटाला जी उसी सरकार का हिस्सा थे। उसके अलावा 2000 जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे 18 वाले, उसके बाद इन्होंने जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट जाके इन्होंने वोट मांगा था और फिर ये बीजेपी के साथ नहीं थे। ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्होंने इनकी छवि को बहुत धूमिल किया था। और अब जब हम यहाँ 5 साल किसी तरह इन लोगों ने कार्यकाल निकाल लिया है, लेकिन इस वक्त अगर कोई ऐसी पार्टी नहीं है, खास करके जो गठबंधन की पार्टीज हैं, उनमें से कोई उनकी अपनी मजबूती नहीं हुई है, तो जाट वोट जो है, अगर ये जेजेपी अगर सेपरेटली वो इलेक्शन लड़ती है पूरा एज अ पार्टी, तो वो वोट 3 खेमों में बटेगा, एक जेजेपी, एक आईएनएलडी और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस का वोट जो है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त मेजर चैलेंजर है हरियाणा में बीजेपी को, तो पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस को कंटेन करने के लिए। ठीक है शालिनी जी, लौटूंगी आपके पास। टीना जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। टीना जी, ये जो पूरी सियासी तस्वीर बदली है, अच्छी तरीके से आपने भी देखा होगा। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मैं तो 3 महीने पहले ही ये बता चुका था कि ये सब चीजें अंदर ही अंदर चल रही हैं, और इनका मेन फोकस ये है कि हमारा वोट बैंक काटना, यानी कांग्रेस का वोट बैंक काटना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी अभी कहा कि ये एक बड़ा वो है, प्लान है कि इससे कांग्रेस का वोट बैंक कटे। देखिए, मैं पहले भी कह रही हूँ कि मैं पहले तो सैनी साहब को बधाई दे दूं, क्योंकि ये लोगों का बात सिर्फ और सिर्फ बधाई लेना रह गया है। काम इन्होंने धरातल पे कुछ नहीं किया है। बीजेपी अमित शाह और मोदी साहब जो है अपने मुख्यमंत्री को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है, इधर से उधर, ताकि जनता में अभी इस समय अडवाणी साहब की बात बहुत गहत आ रही है कि वो कहते हैं कि मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, तो इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। उनको ये भी मतलब नहीं है कि आपके हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना चुके हैं, वो युवाओं की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो आके ये कहते हैं कि हम दरी के जमाने में हम एक साथ सोते थे, एक बाइक पर मैं पीछे बैठ के चलता था। मुझे लगता है खट्टर साहब की बाइक को मोदी जी ने पंक्चर कर दिया और एक गैराज में खड़ा कर दिया है कि आप मार्गदर्शक मंडल में बैठिए, अब आपकी राजनीति में कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। जिस तरीके से आज नाराज फोटो में लिखे थे अनिल विज, आप सोचिए कि
कहते हैं कि हमारी पार्टी से कोई बगावत नहीं करता, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं हमारे घर का मामला है, वो कह रहे हैं घर का मामला है। कैसा आंतरिक मामला है? गृह मंत्री है वो, आंतरिक मामला कैसे हो सकता है इनका? और कैसे उनको सबकी नजरें हैं? आज मीडिया को सवाल करना चाहिए, गृह मंत्री को क्यों नहीं बुलाया? सबका समारोह चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री जो है वो नगारत में, वो अपनी एक बच्ची के साथ खेल रहे हैं। तो समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से बगावत बीजेपी के ही नेता करेंगे, किसी को जरूरत नहीं है कुछ और बोलने की। और दूसरी बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये बीजेपी की चाल है कि जितने रीजनल पार्टी है उनको कैसे खत्म करती है, निगल जाती है। ये वो बड़ी मछली की तरह कि छोटी मछली को निगला कैसे जाता है। अब जेजेपी किसी लायक नहीं बची है, बीजेपी के विधायक बीजेपी में जाकर समाहित हो रहे हैं, तो वो साफ दिख रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब ये मंत्रिमंडल बन रहा है, उसी को वही भ्रष्टाचारी नेता उनकी आईडी सीबीआई का डिस्टर्ब जाएगी। हम लगातार ये सवाल उठाते आ रहे हैं, उन्हीं को ही मंत्री बना रहे हैं, उन्हीं के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगातार इल्जाम लगे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई कभी नहीं जाती है। ये तो मैं बार बार कहती हूँ कि आपको इस प्रदेश को जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गर्त में चलेगी, प्रदेश की कर्ज में 3 गुना करेगा, 3 गुना दुगना तीगना जिसे कहे कर्ज पर ये प्रदेश डूब रहा है। लेकिन इस पर मोदी साहब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं जरूर यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, ब्रेक का वक्त के बाद लौट के आप ही के पास आऊंगी। टीना जी लेकिन आप सरकार में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चर्चा आपसे करेंगे। वक्त की मजबूरी है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।